Human and economic geography. Human and economic geography. With the reference to coal-based thermal power plant in India, consider following statement. तो कोल इंडिया में जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उसका रेफरेंस क्या है? फर्स्ट, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, उसमें से कोई भी सी वाटर यूज़ नहीं करते। नन ऑफ देम आर सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, कोई भी वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। थर्ड, नन ऑफ दिस प्राइवेटली ओन, उसमें से कोई भी किसी का थर्मल पावर किसी का भी प्राइवेटली ओन नहीं है। हाउ मेनी ऑफ देम अबाउ स्टेटमेंट करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट राइट है? ए only one, B only two, C all three, D none। तो आंसर इज D none। तो उसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। डी, थर्मल पावर इज द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, अकाउंटिंग फॉर अराउंड 70% ऑफ द कंट्री टोटल पावर जनरेशन। थर्मल पावर जो है सबसे बड़ा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। इंडिया का टोटल पावर जो है वो 70% थर्मल पावर जनरेट करता है। और आज भी इंडिया में जो 70% पावर जो है वो थर्मल पावर के ऊपर डिपेंडेड है। तो प्राइमरी रिलाई ऑन कोल, गैस और फ्यूल सोर्सेस एंड विथ कोल बेस्ड प्लांट बीइंग द डोमिनेंट कंट्रीब्यूटर। थर्मल पावर जो कोल, गैस, ऑयल के ऊपर डिपेंडेड है, जो फ्यूल सोर्सेस है, और वो कोल बेस्ड प्लांट के ऊपर डिपेंडेड है, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। Statement 1 is correct, is incorrect. What is essential thermal power plant for cooling high temperature and generating steam to power turbine? Statement 1 जो है करेक्ट नहीं है, क्योंकि वाटर जो ज़रूरत है थर्मल पावर प्लांट के लिए ताकि टेम्परेचर को ठंडा कर सके, और स्टीम जो जनरेट करते हैं पावर टर्बाइन घुमाने के लिए। इन इंडिया रिवर वाटर इज प्राइमरी यूज फॉर दिस पर्पस। असम plant like Mundra thermal power plant station in Gujarat uses sea water। इंडिया में रिवर वाटर जो यूज़ होता है इसी पर्पस में। कुछ प्लांट जैसे मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन जो गुजरात में वो सी वाटर यूज़ करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। मोर देन थर्ड ऑफ इंडियन फ्रेश वाटर वेस्ट प्लांट्स आर इन एरिया विद हाई और एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया का थर्ड फ्रेश वाटर बेस्ड प्लांट जो है वो एरिया में है जहाँ पे ज़्यादा वाटर स्ट्रेस है। ऑन एवरेज दे रन एट 15-25% लोअर कैपेसिटी देन दोस इन लेस वाटर स्ट्रेस रीजन बिकॉज ऑफ लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी एट सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट्स राजस्थान। तो एवरेज में ये जो है 15 से 25% कैपेसिटी कम रहता है कंपेयर टू लेस वाटर स्ट्रेस रीजन में, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है एक सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। मैनी कोल बेस्ड पावर प्लांट इन इंडिया आर प्राइवेटली ओन एंड ऑपरेटेड। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, क्योंकि कोल पावर प्लांट जो है इंडिया में वो प्राइवेटली ओनरशिप है, उसको प्राइवेट ओनरशिप में ऑपरेट करते हैं। द एग्जाम्पल द मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात ओन बाय अदानी पावर एंड इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कोल बेस्ड पावर प्लांट इन द कंट्री। तो एक एग्जाम है मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट जो गुजरात में वो अदानी पावर लोगों ने ओनरशिप में रखा है। ये मुंद्रा पावर प्लांट जो है सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर है जो पावर प्लांट बेस पे चलता है। इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर कोल बेस्ड पावर प्लांट है। PWOLI पे हिंट नन। एब्सोल्यूट स्कोप इज इक्वल टू हाई रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग। तो एब्सोल्यूट स्कोप जो है इक्वल है हाई रिस्क रॉन्ग गलती होने के। स्टेटमेंट नन इट मीन्स नो एक्सेप्शन अलाउ। नन का मतलब ये कोई एक्सेप्शन अलाउ नहीं। So just one counter example is enough to invalidate the system। तो एक जो है रॉन्ग एग्जाम्पल है वो काफ़ी है स्टेटमेंट को इनवैलिडेट करने में। Hence all are likely to false। तो सभी जो है गलत है।
Consider the following statement. Statement 1. Switzerland is one of the leading export of gold in terms of value. स्विट्ज़रलैंड जो है गोल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है. स्टेटमेंट 2. स्विट्ज़रलैंड हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड. स्विट्ज़रलैंड जो है पूरी दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट. कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. तो दोनों statement 1 statement 2 करेक्ट है. statement 2 जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन statement 1 का ये वो statement 1 and statement 2 करेक्ट, and statement 2 is not correct explanation of statement. दोनों statement 1 and statement 2 करेक्ट और statement 1 जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. statement 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है statement 1 का. सी statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Statement 1 correct and statement 2 incorrect. Yeah, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Statement 1 incorrect और statement 2 correct है. तो सी जो है इसमें क्या है? statement 1 correct है लेकिन statement 2 incorrect है. आंसर इज सी. तो रीज़न क्या है? One is correct. Switzerland consisting rank as the world लीडिंग गोल्ड एक्सपोर्टर बाय वैल्यू. स्विट्ज़रलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड एक्सपोर्टर है वैल्यू में. इन 2023 द कंट्री एक्सपोर्टेड गोल्ड वर्थ ओवर $107 बिलियन विच मेक इट द टॉप एक्सपोर्टर ग्लोबली. 2023 में कंट्री जो है उन्होंने गोल्ड एक्सपोर्ट किया जो $107 मिलियन के आसपास है, जिसकी वजह से ग्लोबली top exporter है. The country is home to some of the world's largest and most advanced gold refinery process. A significant portion of the global gold supply. ये कंट्री जो है दुनिया का सबसे बड़ा एडवांस गोल्ड रिफाइनरी में से एक है और ग्लोबल गोल्ड सप्लाई के लिए बहुत बड़ा प्रोपोर्शन में देता है स्विट्ज़रलैंड. This infrastructure enables Switzerland to import large quantities of raw gold, refine it, and then export highly quality gold product worldwide. तो स्विट्ज़रलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ गोल्ड का क्वांटिटी इंपोर्ट करता है, रिफाइन करता है और वो हाई क्वालिटी का गोल्ड प्रोडक्ट दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है. Statement 2 is incorrect. Switzerland does not hold the second largest gold reserve globally. स्विट्ज़रलैंड जो है second largest gold reserve नहीं है globally. As of the largest data, the top country where gold reserve are. डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व कंट्री किसके पास? यूनाइटेड स्टेट के पास ज़्यादा कंपेयर टू जर्मनी से, जर्मनी के पास ज़्यादा कंपेयर टू इटली से, इटली के पास ज़्यादा कंपेयर टू फ्रांस से, फ्रांस के पास ज़्यादा कंपेयर टू रशिया से, रशिया के पास ज़्यादा कंपेयर टू चाइना से, चाइना के पास ज़्यादा कंपेयर टू स्विट्ज़रलैंड से. सो करेक्ट आंसर इज सी. इसमें मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट 1 क्या है कि ये गोल्ड एक्सपोर्टर है लेकिन ये गोल्ड रिजर्व सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व नहीं है वर्ल्ड में. With the reference to Indian project on connectivity, consider the following statement. तो इंडिया प्रोजेक्ट का कनेक्टिविटी हो स्टेटमेंट का से कंसिडर करो. ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर quadrilateral project connect Dibrugarh and Surat. ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और दूसरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है डिब्रूगढ़ और सूरत को कनेक्ट करता है. द ट्राईलैटरल हाईवे कनेक्ट मोराहा in Manipur and Chiang Mai in Thailand through Myanmar. ट्राईलैटरल हाईवे जो है वो मोरा है मणिपुर में है और चियांग माई जो थाईलैंड में है उसको कनेक्ट करता है म्यांमार से. बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश विद कमिंग इन इंडिया इन चाइना. बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है
उत्तर प्रदेश में वाराणसी और चाइना में कुमिंग को कनेक्ट करता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट? ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी और 3, डी नन। डी जो है करेक्ट आंसर है। मतलब इसमें से एक भी आंसर करेक्ट नहीं है। Statement 1 is incorrect. East-West Corridor is a part of India National Highway Development Project. East-West Corridor जो है इंडिया का नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, which is designed to improve connectivity between eastern and western region of the country. जो ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन कंट्री को कनेक्ट करता है। कनेक्ट सिलाचर आसाम टू पोरबंदर इन गुजरात, पासिंग जो स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो ईस्ट से लेकर वेस्ट कॉरिडोर का कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। जैसे सिलाचार जो असम से लेकर जो असम में है वहाँ से लेकर गुजरात का पोरबंदर तक। तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं इस हाईवे डेवलपमेंट में? वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आता है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल कनेक्टिंग दिल्ली, मुंबई, चाइना, कलकत्ता। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट करता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इज नॉट अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के अंडर नहीं आता है। Statement 3 is incorrect. The Indian-Myanmar-Thailand Trilateral Highway is an initiative to enhance connectivity between the three countries. इंडियन-म्यांमार-थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो है वो 3 कंट्री का कनेक्टिविटी बढ़ाता है। द हाईवे कनेक्ट मोरा एंड मणिपुर, इंडिया टू मे सॉट इन थाईलैंड। ये हाईवे जो है मणिपुर का मोराहा, इंडिया और थाईलैंड में से सॉट को कनेक्ट करता है। पासिंग थ्रू म्यांमार, जो म्यांमार से पास होता है। द रूट इंक्लूड की लोकेशन सच एज तमो एंड मंडालया इन म्यांमार। ये जो रूट जो है इसमें की लोकेशन जैसे तमो, मंडालया जो म्यांमार में वो शामिल है। चियांग माई लोकेटेड फर्दर नॉर्थ इन थाईलैंड इज नॉट ऑन दिस रूट। चियांग माई जो है थाईलैंड के नॉर्थ पे वो इस रूट में शामिल नहीं है। Statement 3 is incorrect. The Bangladesh, China, India, Myanmar BCIM Economic Corridor is a proposed initiative aimed at enhancing economic integration and connectivity among 4 countries. बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार जो BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाता है, कनेक्टिविटी बढ़ाता है 4 कंट्री के बीच में। द कॉरिडोर इज इंटेंड टू लिंक कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल, इंडिया to coming in Yunnan provinces, China, traversing through Bangladesh and Myanmar. Varanasi is not part of the proposed route. तो ये कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल का कोलकाता, इंडिया, फिर चाइना में यूनान प्रोविंसेस है उधर का यूनमिंग से कनेक्टेड है। तो ये बांग्लादेश और म्यांमार के थ्रू जाते हैं। वाराणसी जो है इस प्रपोज रूट का हिस्सा नहीं है। About 3/4 of the world cobalt, a metal required for the manufacture of battery for electric motor vehicles, produced by। यहाँ पे वर्ल्ड कोबाल्ट का 3/4 जो है वो बैटरी मैन्युफैक्चर करने के लिए ज़रूरत है ताकि इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल के लिए। तो कौन ये प्रोड्यूस करता है? ए अर्जेंटीना, बी बोत्सवाना, सी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, डी कजाकिस्तान। सी ऑप्शन सी इज करेक्ट। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC is the world's largest producer of cobalt,
accounting for approximately 75% of the global productions. Cobalt is a critical metal used in lithium-ion battery for electric vehicles (EV) and electronic devices. तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है DRC दुनिया का सबसे ज़्यादा कोबाल्ट प्रोड्यूसर है। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी कोबाल्ट हो 70 to 75% डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्रीब्यूट करता है। कोबाल्ट का यूज़ क्या है? कोबाल्ट जो क्रिटिकल मेटल है जो लिथियम आयन बैटरीज में यूज़ होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। द DRC वास्ट मिनरल रिच डिपोजिशन Katanga region which make it the dominant player in the global cobalt supply chain। DRC जो है बहुत ज़्यादा मिनरल रिच डिपॉजिट है कटनगा रीजन में जो डोमिनेंट रोल निभाता है ग्लोबली कोबाल्ट सप्लाई चेन के लिए। PWIS extract। Argentina is known for its vast mineral resources like lithium, silver, copper, and gold. It is a part of lithium triangle along with Chile and Bolivia, which make one of the world's largest producer of lithium। अर्जेंटीना जो है वो बहुत बड़ा मिनरल सोर्सेस है जैसे कि लिथियम है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है। तो वो लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। मतलब अर्जेंटीना, चिले और बोलिविया को लिथियम ट्रायंगल मानता है क्योंकि इतना ज़्यादा लिथियम मौजूद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये तीनों जो है लिथियम ट्रायंगल जो है, ये तीन देश जो है वो पूरी दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिथियम का। इट इज़ सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर पर्टिकुलरली फ्रॉम पैटागोनिया रीजन। तो ये जो है सिल्वर का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है जो पैटागोनिया रीजन से आता है। It has significant copper and gold mining operation region like San Juan and Mendoza। ये कॉपर गोल्ड माइनिंग ऑपरेशन का बहुत बड़ा रोल निभाता है जैसे कि रीजन सैन जुआन और मेंडोजा में। बोत्सवाना इज़ ग्लोबली नोन फॉर इट्स डायमंड, कॉपर, निकल, गोल्ड एंड कोल। बोत्सवाना जो है डायमंड, कॉपर, निकल, गोल्ड का बहुत बड़ा रिजर्व है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉप डायमंड प्रोड्यूसर। ये दुनिया का सबसे बड़ा टॉप डायमंड प्रोड्यूसर है। विद द माइन इन जैवलिन एंड ओरापा माइंस। उनका जो माइन है जैवलिन और ओरापा माइंस में है। इट हैज सिग्निफिकेंट कॉपर एंड निकल रिजर्वायर इन द सेलिबीफिक्वे रीजन। ये कॉपर और निकल रिजर्व का बहुत बड़ा हिस्सा है सेलिबीफिक्वे रीजन में। कजाकिस्तान इज़ रिच इन यूरेनियम, कोल, क्रोमियम एंड जिंक। कजाकिस्तान जो है यूरेनियम, कोल, क्रोमियम और जिंक से रिच है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम यूज प्राइमरी फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन। कजाकिस्तान जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और उसको न्यूक्लियर पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो होल्ड अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द वर्ल्ड क्रोमियम प्रोडक्शन। कजाकिस्तान जो है पूरी दुनिया का क्रोमियम प्रोडक्शन का भी काम करता है जो ज़रूरी है स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूस करने में। Ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India are rich source of which one of the following। तो ilmenite, rutile जो है अवेलेबल है इंडिया कोस्टल ट्रैक में और रिच सोर्स है एल्यूमिनियम, बी कॉपर, सी आयरन, डी टाइटेनियम। D ilmenite, Fe, titanium trioxide, rutile, titanium dioxide, heavy mineral found abundantly coastal sand particularly in India, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala coast। ilmenite, आयरन, टिटानियम ट्राइऑक्साइड, रूटाइल, टिटानियम डाइऑक्साइड जो हेवी मिनरल है जो इंडिया का कोस्टल साइड में मिलता है जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला कोस्ट। दिस मिनरल आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ टिटानियम विच आर अ वैल्यूएबल मेटल यूज इन एरोस्पेस, डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये मिनरल जो है टिटानियम का प्राइमरी सोर्स जो है जो वैल्यूएबल मेटल है जो एरोस्पेस, डिफेंस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है।
They contain titanium dioxide, which is extracted and proceed to produce titanium metal and its alloy. टिटानियम डाइऑक्साइड इसके अंदर है तो वो एक्सट्रैक्ट होता है ताकि टिटानियम मेटल का अलॉय फॉर्म हो सके. A, B, C are incorrect. Aluminium is extracted from bauxite, not ilmenite or rutile. एल्यूमिनियम जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट होता है ना कि ilmenite या rutile से. Copper is also obtained from ores like chalcopyrite and not from coastal sand. कॉपर जो है ओर से प्रोड्यूस होता है ना कि chalcopyrite और ना कि कोस्टल सैंड्स. आयरन इज फाउंड इन हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट ओर्स. आयरन जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ओर्स में मिलता है. Which PW only super hint. PWIS super hint. Odd one out of among this in titanium. इसमें से कौन सा टिटानियम? All other three are well known widely used metal. तीनों भी जो है टिटानियम जो मेटल में यूज़ होता है फेमस माइनिंग साइट के साथ. Had the three been found in coastal track it would have been well known. ये तीनों भी जगह कोस्टल ट्रैक में मिलता है. Have you ever heard an iron or aluminium ore site near coast? क्या आपने कभी सुना है आयरन या फिर ओर का जो एल्यूमिनियम और आयरन का ओर साइट जो है कोस्ट के नज़दीक है? नहीं, सिर्फ टिटानियम के बारे में सुना. कंसिडर द फॉलोइंग. Consider the following pair. Port Kamarajar Port, first major port in India registered as a company. Mundra Port, largest privately owned port in India. Visakhapatnam, largest container port in India. So यहाँ पे कामराज पोर्ट है जो पहला पोर्ट था इंडिया में जो रजिस्टर हुआ था. मुंद्रा पोर्ट जो है प्राइवेट ओनरशिप पोर्ट है इंडिया का. विशाखापट्टनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का. हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच? में से कौन सा पेयर मैच करता है? ए ओनली वन पेयर, बी ओनली टू पेयर, सी ऑल थ्री पेयर, डी नन ऑफ द पेयर्स. तो करेक्ट आंसर है ओनली टू पेयर्स. दो ही पेयर्स करेक्ट है. Pair 1 is correctly matched. Kamaraja Port is the correct major port of India and first in the country to operate as a public company. तो कामराजा पोर्ट जो है इंडिया का 12th मेजर पोर्ट है और पहला ऐसा पोर्ट है जो कंट्री में पब्लिकली कंपनी करके ऑपरेट हुआ है. 99 It was declared a major port under the Indian Port Act 1908. It was incorporated as Ennore Port Limited under Companies Act 1956 in October 99. तो 1999 में मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया था इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 के अंदर. एनोर पोर्ट लिमिटेड अंडर कंपनी एक्ट 1956 में अक्टूबर 1999 में. कामराजा पोर्ट जो इज़ द ओनली कॉर्पोरेट मेजर पोर्ट इन इंडिया. कामराजा पोर्ट जो इंडिया का सबसे कॉर्पोरेटेड मेजर पोर्ट है ऑपरेटिंग एज अ कंपनी जो ऑपरेट होता है कंपनी में. टुडे द लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल वेयर द पोर्ट ऑपरेटर लीज द एक्टिविटी टू प्राइवेट ऑपरेटर. आज के दिन लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल जो है वो पोर्ट ऑथोरिटी है जिसकी वजह से फैसिलिटी देता है प्राइवेट ऑपरेटर को. एज अ डोमिनेंट अप्रोच इन लार्जर एंड मीडियम साइज पोर्ट्स. ये जो है डोमिनेंट अप्रोच करता है मीडियम साइज पोर्ट और लार्जर साइज पोर्ट को. पेयर 2 is incorrect match. Mundra Port situated along the northern coast of Gulf of Kutch near Mundra in गुजरात. तो पेयर 2 जो है करेक्ट मैच. मुंद्रा पोर्ट जो है सिचुएटेड है गल्फ ऑफ कच्छ के नॉर्थन कोस्ट में जो मुंद्रा के नज़दीक है गुजरात में. इट इज़ लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट ऑफ इंडिया. ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेटली ओन पोर्ट है. इट इज़ ओन एंड ऑपरेटेड बाय अदानी पोर्ट एंड
स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ये अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने ऑपरेट किया एंड हैंडल सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडिया कार्गो। इंडिया कार्गो का सबसे ज़्यादा पोर्शन को ये मुंद्रा पोर्ट हैंडल करता है और ये अदानी पोर्ट का ओनरशिप के अंदर है ये पोर्ट, जो गल्फ ऑफ कच्छ में है। पे 3 करेक्ट मैथ। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट न्हावा शेवा इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। तो जो जवाहरलाल नेहरू का पोर्ट है न्हावा शेवा, जो इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, जो विशाखापट्टनम रैंक एज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ओन पोर्ट इन टर्म्स। विशाखापट्टनम जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट ओनरशिप पोर्ट जो है कार्गो के टर्म्स में, जो हैंडल करता है एंड होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग लार्जेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट का भी सबसे बड़ा पोर्ट है विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर फर्स्ट कामराजा पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट है इंडिया में जो रजिस्टर हुआ था एज अ कंपनी। मुंद्रा पोर्ट जो है इंडिया का सबसे बड़ा ओनरशिप पोर्ट है, ये दोनों करेक्ट है। थर्ड जो है रॉन्ग है, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इंडिया में नहीं है। विशाखापट्टनम थर्ड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है consider the following statement. India has more arable area than China. Proportion irrigated area is more in India as compared to China. The average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that in China. इंडिया के पास ज़्यादा अराबल एरिया है कंपेयर टू चाइना से। इरिगेटेड एरिया का प्रोपोर्शन जो इंडिया में ज़्यादा कंपेयर टू चाइना से। जो एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर जो इंडिया एग्रीकल्चर में वो ज़्यादा है कंपेयर टू चाइना से। How many of the above statement are correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? A only 1, B only 2, C all 3, D none। सिर्फ एक, B सिर्फ 2, सिर्फ 3 या फिर D none। Statement 1 is correct. India has more arable area than China. Statement 1 जो है करेक्ट है। इंडिया जो है उसमें ज़्यादा arable area compared to China से। According to World Bank, India has approximately 156 million hectare of arable land, while China has about 190 million hectare। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक में इंडिया के पास 156 मिलियन हेक्टेयर अराबल लैंड है, चाइना के पास 190 मिलियन हेक्टेयर, मतलब इंडिया के पास ज़्यादा अराबल लैंड है कंपेयर टू चाइना से। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। चाइना हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इट्स अराबल लैंड अंडर इरिगेशन देन इन चाइना। मतलब चाइना के पास जो अराबल लैंड जो है वो इंडिया से कम है, लेकिन चाइना ने इसी अरेबल लैंड को ज़्यादा प्रोपोर्शन में यूज़ किया है इरिगेशन के लिए कंपेयर टू इंडिया से। As per report from the Food and Agriculture Organization FAO, about 50% of China arable land is irrigated, while India has approximately 35% of its arable land irrigation। तो रिपोर्ट के हिसाब से, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से चाइना के पास 50% अरेबल लैंड है जो इरिगेट होता है कंपेयर टू इंडिया ने 35% अरेबल लैंड को यूज़ किया है इरिगेशन के लिए। फिर स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू FAO 2021, चाइना's cereal yield is about 6,300 kg per hectare, while India is around 3,200 kg per hectare। This shows that China agriculture productivity is significantly higher than India। अभी देखो स्टेटमेंट 3 में क्या है। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि FAO फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चाइना जो है पर हेक्टर में 6,300 kg cereal यील्ड बनाता है, प्रोड्यूस करता है। इंडिया जो हर एक हेक्टर में 3,200 kg का cereal बनाता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी चाइना में ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया से। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज़ A, विच इज़
वन। इंडिया के पास ज़्यादा अरेबल लैंड है कम्पेयर टू चाइना से, करेक्ट है। लेकिन द प्रपोर्शन इरिगेटेड एरिया इज मोर इन चाइना कम्पेयर टू चाइना, ये गलत है। और हायर एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन इन चाइना, ये भी गलत है। सिर्फ फर्स्ट वन करेक्ट है। Consider the following state: first Andhra Pradesh, second Kerala, third Himachal Pradesh, fourth Tripura. How many of the above are generally known as tea producing state? इसमें से कितने स्टेट जो है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट के लिए जाना जाता है? ए ओनली वन स्टेट, बी ओनली टू स्टेट, सी ओनली थ्री स्टेट, डी और फोर स्टेट। तो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। सी जो है वो करेक्ट है। तीन स्टेट जो है वो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट से जाना जाता है। कौन से तीन स्टेट है? द टी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अलॉन्ग विद इंडियन टी एसोसिएशन लिस्ट असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, केरला एंड कर्नाटक एज अ टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो पूरे इंडिया में जो है बहुत सारे टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडियन टी एसोसिएशन के हिसाब से, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ काम करता है। तो कौन कौन से स्टेट में टी बोर्ड है? असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, केरला, कर्नाटक। तो ये जो स्टेट जो है कुछ 7 इंडियन स्टेट जो है वो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। केरला नोन फॉर टी प्लांटेशन पर्टिकुलरली वायनाड एंड वेस्टर्न घाट। केरला जो है वो टी प्लांटेशन के लिए फेमस है, स्पेशली वायनाड में और वेस्टर्न घाट में। हिमाचल प्रदेश नोन फॉर टी कल्टिवेशन स्पेशल कांगड़ा रीजन। हिमाचल प्रदेश जो है वो टी कल्टिवेशन के लिए यूज़ होता है कांगड़ा रीजन में। त्रिपुरा ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट विद अ सिग्निफिकेंट टी कल्टिवेशन। त्रिपुरा जो है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है जो टी कल्टिवेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। आंध्र प्रदेश नॉट अ टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कंपेयर टू अदर लिस्टेड, however some claim Arako Valley as a minor tea production center in the state। आंध्र प्रदेश जो है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है कंपेयर टू बाकी सब लिस्टेड से, जैसे कि अरको वैली जो है माइनर टी प्रोडक्शन सेंटर है स्टेट में। So India tea producing during 2023 to 24 was 1,382 million kg, increased by 7 million kg over 2022 to 23। इंडिया प्रोडक्शन जो है 2023 से लेकर 2024 तक 1,382 मिलियन kg में बढ़ गया। मतलब कितना टाइम बढ़ गया? 2022 से लेकर 23 तक 7.06 मिलियन kg बढ़ गया। सो आंध्र प्रदेश टी प्रोड्यूसिंग नहीं है। तो कौन सा स्टेट है? केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। ये 3 स्टेट जो है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। PWI extract tea plant requires specific climatic and soil condition for growth. This include टी प्लांट्स के लिए स्पेसिफिक क्लाइमेट की ज़रूरत है और सॉइल कंडीशन ग्रोथ के लिए इसमें क्या क्या शामिल है? क्लाइमेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद वार्म मॉइस्ट कंडीशन एंड नो फ्रॉस्ट थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वार्म मॉइस्ट कंडीशन में फ्रॉस्ट में रहता है पूरे साल में। रेनफॉल अराउंड 1,500 मिलीमीटर एनुअली। रेनफॉल जो है ज़्यादा रहता है, 1,500 रहता है मिलीमीटर। टेम्परेचर कूलर टेम्परेचर जनरली बिलो 15 to 30 डिग्री। आइडियल फॉर टी कल्टिवेशन टेम्परेचर कूल टेम्परेचर में 15 to 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। टी कल्टिवेशन के लिए अच्छा है ये कोल्ड टेम्परेचर कंडीशन।
Soil, well drained, fertile soil that is rich in organic matter. तो सॉइल जो वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल जो रिच है ऑर्गेनिक मैटर में. pH of the soil should be slightly acidic ranging between 4.5 and 5.5. सॉइल का जो pH जो है एसिडिक रहता है 4.5 से लेकर 5.5 तक. The soil should be able to retain moisture while also allowing excess water to drain away. तो सॉइल जो है मॉइस्चर को रिटेन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ड्रेन करता है. टी प्लांट प्रेफर सॉइल विथ गुड स्ट्रक्चर एंड हाई पोरेसिटी टू अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द रूट. तो टी प्लांट जो है वो सॉइल को प्रेफर करता है जिसका अच्छा स्ट्रक्चर है, ज़्यादा पोरेसिटी और ज़्यादा ऑक्सीजन अलाउ करता है रूट में. चाइना इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. चाइना जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चाय प्रोड्यूसिंग कंट्री है, contributing about 40% of global टी प्रोडक्शन. ग्लोबली टी प्रोडक्शन 40% रहता है उसका, मतलब पूरी दुनिया में 40% चाय जो है वो चाइना कंट्रीब्यूट करता है पूरी दुनिया में. विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करो. मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ. मोनाजाइट कंटेन थोरियम. मोनाजाइट occur naturally in the entire Indian coastal sand in India. मोनाजाइट जो है तो इंडिया का डिफरेंट. मोनाजाइट जो है रेयर अर्थ का सोर्स है. मोनाजाइट जो है इसके अंदर थोरियम. मोनाजाइट जो नेचुरली अकर होता है पूरे इंडिया में, इंडियन कोस्टल सैंड में इंडिया में. इंडिया गवर्नमेंट बॉडी ऑन कैन प्रोसेस एक्सपोर्ट मोनाजाइट. इंडिया में गवर्नमेंट बॉडी जो है वो मोनाजाइट प्रोसेस करता है, एक्सपोर्ट करता है. Which of the following statement give above are correct? कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है? A 1, 2 and 3 only. B 1, 2 and 4 only. C 3 and 4 only. D 1, 2, 3 and 4. So B statement 1, 2 are correct. 1, 2 correct है. India monazites serve as the primary source of rare earth element and thorium. तो इंडिया में मोनाजाइट जो है रेयर अर्थ एलिमेंट का प्राइमरी सोर्सेस है और थोरियम भी. तो रेयर अर्थ मेटल comprise group of 17 element known for lustrous silver white appearance and soft heavy metallic property. रेयर अर्थ मेटल जो है इसमें 70 एलिमेंट का ग्रुप है जो लस्ट्रस रहता है, सिल्वर वाइट अपीयर रहता है, सॉफ्ट रहता है, हेवी मेटालिक रहता है प्रॉपर्टी में. China dominates global rare earth production, contributing around 60 to 70% of the total output. चाइना जो है वो ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोडक्शन डोमिनेट करता है जिसमें 60 to 70% रहता है टोटल आउटपुट. These elements play a critical role in the production of electronic magnets and batteries. ये एलिमेंट जो है बहुत ही क्रिटिकल रोल निभाता है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट बैटरीज का प्रोडक्शन में काम करता है. Monazites abundant in coastal sand is rich in rare earth element thorium, a radioactive material. तो मोनाजाइट जो है इंडिया कोस्टल सैंड में बहुत ही अबंडेंट है, जिसमें थोरियम और बाकी रेडियो एक्टिव मटीरियल रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत ही रिच है. थोरियम इज़ अ क्रूशियल फॉर इंडियाज 3-stage न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम. थोरियम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंडिया 3-stage न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है. Statement 3 is incorrect. Statement 3 incorrect. Monazite found in the entire inner coastal sand. Monazite जो है पूरा इंडियन कोस्टल सैंड में मिलता है. Where it is found along most of the southern Indian coast, particularly in Kerala, Tamil Nadu, Orissa. It does not occur through the entire coastline. तो ये जो है सदर्न इंडियन कोस्ट में मिलता है मोनाजाइट, पर्टिकुलरली केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा में. ये पूरे कोस्ट लाइन में नहीं मिलता है. स्टेटमेंट 4 जो है वो करेक्ट है. एज पर एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोजेक्शन रूल 2004, इंडिया रेयर
was limited IREL, a whole public sector undertaking of the Government of India, GEO, and the Department of Atomic Energy (DAE) is the only entity which has been permitted to produce, process monazite and handle it for domestic use as well as for export. तो एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोडक्शन रूल 2004, ये इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड IREL, ये पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर है उसने ओनरशिप लिया है। तो एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट जो है सिर्फ यही एक ऐसी एंटिटी है जो जिनको अलाउड है मोनाजाइट को प्रोड्यूस करने में और प्रोसेस करने में, और वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी हैंडल कर सकते हो, एक्सपोर्ट के लिए भी उसको हैंडल कर सकते हैं मोनाजाइट को। PWNIS Superint for statement 3, the phrase the entire coast is too absolute and to be true. More than 10,000 kilometers along coastal land for the entire coast, this monazite is highly improbable, hence likely false. तो यहाँ पर ये फ्रेज है कि पूरा कोस्ट एब्सोल्यूट ट्रू है। 10,000 किलोमीटर कोस्ट लाइन तक पूरा कोस्ट में मोनाजाइट अबंडेंट फॉर्म में है, ये फॉल्स हो सकता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर है बी, विच इज़ 1, 2 and 4 ओनली। 1, 2, 4 में क्या है, मोनाजाइट रेयर अर्थ एलिमेंट का सोर्स है, करेक्ट। मोनाजाइट में थोड़ी में करेक्ट। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस एक्सपोर्ट मोनाजाइट, इंडिया में सिर्फ मोनाजाइट को प्रोसेस कर सकते एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये राइट है। लेकिन मोनाजाइट आपका नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल साइन इन इंडिया, ये गलत है। Among the following which one is the least water efficient crop? इसमें से कौन सा जो है वो बहुत ही कम वाटर एफिशिएंट क्रॉप है? सो आंसर इज ए, शुगर केन, बी सनफ्लावर, सी पर्ल मिलेट्स, डी रेड ग्राम। सो करेक्ट आंसर ए है, शुगर केन है। शुगर केन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, इट रिक्वायर 1800 to 2200 millimeter water, making it water intensive crop. शुगर केन जो है कम वाटर एफिशिएंट क्रॉप है क्योंकि उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। 1800 से लेकर 2200 mm पानी की ज़रूरत पड़ती है। It has high water requirement primarily because it is grown in tropical climate where irrigation is essential for optimal growth. तो शुगर केन को ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होता है, इसलिए पानी बहुत ही ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। मेजर ऑयलसीड्स लाइक सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड, linseed and sunflower etc. require around 672 mm of water, which is considered lower than sugarcane water need, making it more water efficient. तो मेजर ऑयल सीड जैसे कि सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड, लिंसेड, सनफ्लावर जो है इसको 672.4 mm वाटर की ज़रूरत है, ताकि मतलब उसको शुगर केन से कम पानी की ज़रूरत है। और ये सनफ्लावर ऑयल जो है ज़्यादा वाटर एफिशिएंट है क्योंकि उसको शुगर केन से कम पानी की ज़रूरत है। Option C is incorrect. Millet can be grown even in dry region without irrigation facility. तो मिलेट जो है वो ड्राई रीजन में भी ग्रो होता है बिना इरिगेशन फैसिलिटी के। पर्ल मिलेट इज़ अ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप दैट रिक्वायर 350 वाटर, मेकिंग ए हाईली वाटर एफिशिएंट स्पेशली इन ड्राई रीजन। तो पर्ल मिलेट जो है वो ड्राई रीजन में भी उगता है बिना इरिगेशन फैसिलिटी के। पर्ल मिलेट जो है ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, मतलब अकाल रहेगा तो भी वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा, तो उसको
कम से कम पानी की ज़रूरत है, 350 mm वाटर की ज़रूरत है और ज़्यादा वाटर एफिशिएंट है स्पेशल ड्राई रीजन में। और फिर डी जो है रेड ग्राम pulses require 200 to 450 ml of water, making it relatively more water efficient compared to क्रॉप लाइक शुगर के। 8 ग्राम जो पल्सेस उसको 200 से लेकर 450 ml वाटर की ज़रूरत है, जो ज़्यादा वाटर एफिशिएंट है कंपेयर टू शुगर केन से। तो कौन कौन से क्रॉप को कितना कितना पानी की ज़रूरत है? राइस को 900 से लेकर 2500 mm वाटर की ज़रूरत है। वीट को 450 से लेकर 650 mm वाटर की ज़रूरत है। शोरगम को 450 से लेकर 650 वाटर की ज़रूरत है। मेज़ को 500 से लेकर 800 वाटर की ज़रूरत है। शुगर केन को 1500 2500 mm वाटर की ज़रूरत है। शुगर केन का ज़्यादा और शुगर राइस का ज़्यादा। ग्राउंडनट को 500 से लेकर 700 mm तक। कॉटन को 700 से लेकर 1300, तो कॉटन को भी सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। सोयाबीन 450 to 700 mm, टोबैको को 400 to 600 mm, फिर टमाटो को 600 to 800 mm, पोटैटो को 500 to 700 mm, ओनियन को 350 to 550 mm की पानी की ज़रूरत है। चिली को 500 mm वाटर की ज़रूरत है। सनफ्लावर को 350 से लेकर 500 mm पानी की ज़रूरत है। कैस्टर ऑयल को 500 mm वाटर की ज़रूरत है। बीन्स को 300 से लेकर 500 mm वाटर की ज़रूरत है। कैबेज को 380 से लेकर 500 mm वाटर की ज़रूरत है। पी को 350 से लेकर 500 mm वाटर की ज़रूरत है। बनाना को 1200 से लेकर 2200 mm वाटर की ज़रूरत है। सिट्रस को 900 से लेकर 1200 mm वाटर की ज़रूरत है। पाइनएप्पल को 700 से लेकर 1000 mm वाटर की ज़रूरत है। जिंगली को 350 से लेकर 400 mm वाटर की ज़रूरत है। रागी को 400 से लेकर 450 mm वाटर की ज़रूरत है। ग्रेप को 500 से लेकर 1200 mm वाटर की ज़रूरत है। With reference to pulse production, India considers the following statement. तो इंडिया पल्स प्रोडक्शन का रेफरेंस लेकर स्टेटमेंट क्या फर्स्ट, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। ब्लैक ग्राम जो है खरीफ और रबी क्रॉप में कल्टिवेट होता है। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। ग्रीन ग्राम जो है पल्स प्रोडक्शन का हाफ रहता है। इन द लास्ट डिकेड वाली प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस हैज़ इंक्रीज, प्रोडक्शन रबी पल्स है डिक्रीज। 30 साल में खरीफ पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ गया और रबी का प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? A1 only, B2 and 3 only, C2 only, D1, 2 and 3. A statement 1 is correct. In India, important pulses crop grown in winter: raba, chickpea, lentil, lathyrus, field, pea, kidney beans. इंडिया में जो इम्पोर्टेंट पल्स क्रॉप है जो ग्रो होता है विंटर में, रबाई जैसे कि चिकपी, लेंटिल, लाथरस, फील्ड, पी और किडनी बीन्स। However, green gram, black gram and cowpea are grown in both spring and rainy season. ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, cowpea ये स्प्रिंग में रेनी सीजन में दोनों सीजन में ग्रो होता है। ब्लैक ग्राम उड़द दाल कैन बी कल्टिवेटेड बोथ खरीफ मानसून एंड रबी विंटर सीजन इन इंडिया। तो ब्लैक ग्राम जो है उड़द दाल कल्टिवेट होता है खरीफ में मानसून में और रबी विंटर सीजन में इंडिया में। मेकिंग इट वर्सेटाइल क्रॉप इन द कंट्री एग्रीकल्चर साइकिल, ये काफ़ी वर्सेटाइल क्रॉप है कंट्री का एग्रीकल्चर साइकिल में। Statement 2 is incorrect. According to Directorate of Economic and Statistics (DS), the state of pulse production 2018 to 19 was as follows. तो डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स (DS) के हिसाब से पल्स प्रोडक्शन जो शेयर होता है 2018 से लेकर 19 तक
तो 14.34% रहते हैं ग्राम, 43.29% रहता है मूंग हरा ग्राम, 10.04% रहता है उड़द ब्लैक ग्राम, 13.93% रहता है, 96.67% दूसरे पैसा 10% होता है। ग्रीन ग्राम alone does not account for nearly half of India total pulse production। ग्रीन ग्राम जो है वो अकेला जो है इंडिया का टोटल पल्स प्रोडक्शन का हाफ भी नहीं है। स्टेटमेंट 3 is incorrect। Over the past 3 decades, both Kharif pulse and Rabi pulse have experienced increased production due to improved agriculture practice। 30 साल पहले खरीफ पल्स और रबी पल्सेस ने ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इम्प्रूव किया। इंक्रीज्ड एरिया अंडर कल्टीवेशन, बेटर सपोर्ट फॉर पल्स फार्मिंग। कल्टीवेशन बढ़ा और पल्स फार्मिंग का सपोर्ट भी बेहतर तरीके से बढ़ा। The crop is subtropical in nature. A hard frost is injurious to it. It requires at least 210 frost-free days and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth. A light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for cultivation of the crop। 2020 क्रॉप जो है सब ट्रॉपिकल है नेचर में। हार्ड फ्रॉस्ट जो इंजूरियस है उसके लिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डे की ज़रूरत है और 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत है ग्रोथ के लिए। तो लाइट वेल ड्रेन सॉइल जो है कैपेबल है मॉइस्चर रिटेन करने के लिए क्रॉप कल्टीवेशन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉप? कौन सा क्रॉप है? ए कॉटन, बी जूट, सी शुगर कैन, डी टी। A optional is correct। Cotton is India's most important fiber crop, accounting for 25% of the world cotton production। तो कॉटन जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा फाइबर क्रॉप है। पूरी दुनिया का कॉटन प्रोडक्शन जो है इंडिया 25% कंट्रीब्यूट करता है। कॉटन ग्रोथ कंडीशन रिक्वायरमेंट, कॉटन ग्रोथ का कंडीशन का रिक्वायरमेंट क्या है? टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। कॉटन फ्लरिश इन ए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 21 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर और क्लाइमेट, कॉटन जो है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में फ्लरिश होता है। ऑप्टिमल टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। रेनफॉल, कॉटन नीड 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल during its growing period, but excess of waterlogged condition can be negatively affect growth। रेनफॉल जो है कॉटन को 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर बारिश की ज़रूरत है ग्रोइंग पीरियड में। वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटरलॉग कंडीशन में रहते हैं, नेगेटिव इफेक्ट करता है ग्रोथ में। सॉइल टाइप, कॉटन ग्रो बेस्ट इन लाइट वेल ड्रेन मॉइस्चर रिटेनिंग सॉइल, especially black cotton soil of the Deccan Plateau which has high moisture retention capacity। सॉइल टाइप जो है कॉटन जो है ज़्यादातर लाइट वेल ड्रेन मॉइस्चर रिटेन सॉइल में ग्रो होता है। ब्लैक कॉटन सॉइल होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल लाइट रहता है, वेल ड्रेन रहता है, बहुत सारा मॉइस्चर रहता है। जो डेक्कन प्लेट्यू का बेसल्ट रॉक की वजह से होता है, फॉर्म होता है, उसमें ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। तो इसी टाइप का सॉइल कॉटन की ज़रूरत है। फ्रॉस्ट फ्री डेज रिक्वायर एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। तो कॉटन को 210 फ्रॉस्ट फ्री डे की ज़रूरत है, ब्राइट सनशाइन चाहिए कंप्लीट लाइफ साइकिल के। ग्रोइंग सीजन, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, टिपिकली टेक 6 to 8 months टू मैच्योर। तो यहाँ पर खरीफ क्रॉप को 6 से लेकर 8 महीना लगता है मैच्योर होने में। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, गुजरात में ज़्यादा है कंपेयर टू महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र ज़्यादा कंपेयर टू तेलंगाना से, तेलंगाना से ज़्यादा कंपेयर टू आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ज़्यादा कंपेयर टू राजस्थान से। गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन होता है, फिर महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र से ज़्यादा
गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन होता है और राजस्थान में कम ये कॉटन प्रोडक्शन होता है, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये सब डेक्कन प्लेट्यू में आता है और यहाँ पर बहुत सारा बेसल्ट रॉक्स का सॉइल्स है जो अच्छा ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए अच्छा जगह है। ऑप्शन बी, सी एंड डी इनकरेक्ट। बी, सी, डी इनकरेक्ट है। Truth require high rainfall 150 to 200 centimeter and humid water weather, not subtropical condition. जूट को हाई रेनफॉल 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश की ज़रूरत है, ह्यूमिड वेदर ना कि सब ट्रॉपिकल कंडीशन। शुगर केन रिक्वायर हायर रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर हाई मीडियम ट्रॉपिकल रीजन। शुगर केन को ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत है, 75 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक और ट्रॉपिकल रीजन में ज़रूरत है। टी रिक्वायर कूल ह्यूमिड कंडीशन, हेवी रेनफॉल 150 to 300 सेंटीमीटर एंड एसिडिक सॉइल अनलाइक ड्राई कंडीशन नीड फॉर कॉटन। चाय को ठंडा ह्यूमिड कंडीशन, हेवी रेनफॉल 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर की ज़रूरत है। चाय जो है उसको एसिडिक सॉइल की ज़रूरत है, एसिडिक सॉइल की ज़रूरत है और कॉटन को ड्राई कंडीशन की ज़रूरत है। कॉटन क्रॉप क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट, इट इज़ अ सेमी ज़ेरोफाइट। ये कॉटन क्रॉप सेमी ज़ेरोफाइट है। इट इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंडीशन। कॉटन जो है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंडीशन में ग्रो होता है। मिनिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन 50 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम जर्मिनेशन 50 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ इज 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। जो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है कॉटन का 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस है। इट इज़ सेमी टॉलरेंट टू सैलिनिटी। कॉटन जो है सैलिनिटी के सेमी टॉलरेंट है। इट इज़ सेंसिटिव टू वाटर लॉक। कॉटन जो है सेंसिटिव वाटर लॉक। एरिया अंडर कल्टिवेशन 2019 to 20। सो यहाँ पे कल्टिवेशन होता है 2019 से लेकर 20 तक। इंडिया जो है 13.477 मिलियन हेक्टर कॉटन ग्रो करता है। 37% ऑफ द वर्ल्ड एरिया अंडर कॉटन कल्टिवेशंस। ठीक है, तो 37% जो दुनिया जो है उसमें कॉटन कल्टीवेशन होता है। वर्ल्ड अगर पूरी दुनिया में यील्ड केजी पर हेक्टर का पूरी दुनिया में 808 कॉटन प्रोडक्शन होता है हर हेक्टर में, तो मैं इंडिया में 469 के है यील्ड केजी प्रोड्यूस करता पूरे हेक्टर में। वर्ल्ड 32.91 मिलियन हेक्टर, वर्ल्ड जो है 32.91 मिलियन हेक्टर कॉटन प्रोड्यूस करता है। टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड इन मिलियन। तो कॉटन का जो सबसे टॉप प्रोड्यूसर पूरी दुनिया में कौन कौन से देश है? मैं लिखा नहीं है। स्टेट वाइज प्रोडक्शन फॉर कॉटन इन लैक्स बेलस इन 2019 to 20। तो कॉटन प्रोडक्शन लैख के हिसाब से गुजरात में सबसे ज़्यादा है 26%, महाराष्ट्र में 22%, तेलंगाना में 14.5% और राजस्थान में 6.8% कॉटन ये सब प्रोड्यूस होता है। कंसिडर फॉलोइंग मिनरल। तो कौन सा मिनरल? फर्स्ट बेंटोनाइट, 2 क्रोमाइट, 3 काइनाइट, 4 सिलामाइट। इन इंडिया विच ऑफ द अबव इज ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल। इंडिया में कौन सा जो है मिनरल जो है मेजर है? सो यहाँ पर A1 2 only, B4 only, C1 and 3 only, D2 3 and 4 only. D in India, mineral are classified as major mineral
and minor mineral under Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957। इंडिया में मिनरल जो है क्लासिफाई होता है मेजर मिनरल और माइनर मिनरल में, किसके अंडर? माइंस और मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 के अंदर। मेजर मिनरल आर दो स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट एंड अंडर द रेगुलेटरी कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मेजर मिनरल जो है वो स्पेसिफाई होता है पहले शेड्यूल के एक्ट के हिसाब से रेगुलेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलेटरी कंट्रोल्स के अंदर। माइनर मिनरल आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 3E ऑफ द एक्ट एंड आर रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। माइनर मिनरल जो है वो सेक्शन 3E के अंदर एक्ट होता है, रेगुलेट होता है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। जो मेजर मिनरल है, क्रोमाइड इज अ ऑक्साइड मिनरल ऑफ क्रोमियम एंड आयरन इज अ प्राइमरी सोर्स फॉर क्रोमियम। क्रोमाइड जो है क्रोमियम और आयरन का ऑक्साइड मिनरल है, तो क्रोमाइड जो है क्रोमियम का प्राइमरी सोर्सेस है। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन मेटलर्जी, रिफ्रैक्टरी मटेरियल एंड केमिकल। क्रोमाइड जो है यूज़ होता है मेटलर्जी, रिफ्रैक्टरी और मटेरियल केमिकल में यूज़ होता है। Kyanite is a typical blue silicate mineral used in refractory and ceramic products। Kyanite जो है ब्लू सिलिकेट मिनरल है जो यूज़ होता है रिफ्रैक्टरी सेरामिक प्रोडक्ट्स के लिए। सेरामाइट इज़ अ aluminum silicate mineral used in high temperature ceramic and refractories। सिलिमेनाइट जो है वो एलुमिना सिलिकेट मिनरल यूज़ होता है टेम्परेचर सेरामिक और रिफ्रैक्टरीज के लिए। बेंटोनाइट is a type of clay formed from volcanic ash and is primarily used in drilling mud, binders, purifier and absorber application। बेंटोनाइट जो है एक ऐसा टाइप का क्ले है जो वॉल्केनिक एशेस से फॉर्म होता है और उसको ड्रिलिंग मड, बाइंडर, प्यूरिफायर, ऑब्जर्वर एप्लीकेशन में यूज़ होता है। इन इंडिया बेंटोनाइट इज ऑफिशियल क्लासिफाइड एज माइनर मिनरल। इंडिया में बेंटोनाइट को ऑफिशियल माइनर मिनरल क्लासिफिकेशन दिया है। तो करेक्ट आंसर इज डी विच इज 2, 3 and 4। तो क्रोमाइट, काइनाइट, सिलिमेनाइट इनको मेजर मिनरल क्लासिफिकेशन दिया है किसने? माइंस और मिनरल डेवलपमेंट और रेगुलेशन में।